नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय की कक्षाओं में हम चल रहे हैं भाषा विज्ञान में, और भाषा विज्ञान के भी अंतर्गत भाषा का जो वर्गीकरण है उसमें भी हम चल रहे हैं मध्यकालीन आर्य भाषा कि आज की जो तीसरी अवस्था है, यानी कि अपभ्रंश कहें, अवहट्ट कहें, उसको हम पढ़ेंगे। इस कक्षा में बहुत कुछ विशेष होने वाला है, बशर्ते आप जुड़े रहिएगा। और थोड़ा सा ये है कि क्लास की बात बाद में करेंगे, बैच की बात बाद में करेंगे, पहले हम आपसे बात कर रहे हैं। आप आते हो, अगर आप नए जुड़ रहे हो तो चैनल जो है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की कक्षाएं आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। आपके ज्ञान में हमेशा वृद्धि होती रहेगी, ये मेरा अपना कहना है। आपकी हो रही है, आप नहीं बयां कर रहे हैं, वो दूसरी बात है, ठीक है। और तीसरी बात, जब आप क्लास देखने के लिए लगते हो, आप क्लास देख रहे हो, तो वहाँ पे एक लाइक का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। इसके बाद में जो भी आपने क्लास देखी है, आपको लगा है या तो हमारा क्लास में रिवीजन हुआ है या हमें कोई भी नया तथ्य मिला है। देखिए, इतनी क्लास है, आधे घंटे की, पौन घंटे की क्लास रहती है, कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर सीखने को मिलता है। तो आपका थैंक यू लिखने में या कुछ एक तरीके से कहें कि हमें ऊर्जा देने में आपका जाता क्या है, आपको शब्द ही तो लिखने हैं। आपका कौन सा बैलेंस हम मांग रहे हैं आपसे इस क्लास में? इस क्लास में तो हमने आपसे लिया ही नहीं है। जो बच्चे पेड बैच में हैं उनसे बैलेंस लिया गया है, आपसे तो लिया ही नहीं गया। तो देखिए, आप आते हैं, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, साथ ही में क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, और जो भी आपको उचित कमेंट लगता है वो मुझे ऊर्जा देने के लिए आप दे दिया कीजिए। आगे बात करें, हमारे कुछ बच्चे बहुत एक तरीके से कहें ना कि प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं सबकी। कुछ बच्चे हैं जो सीधे सीधे मैसेज करेंगे, अगर कुछ दिन क्लासेज ना आए तो सीधा मैसेज करेंगे, मैम क्लास नहीं आ रही हैं। चलिए ठीक है भाई, क्लास आपको दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ बच्चे हैं वो इतने शरारती हैं, वो फ़ोन करें मतलब मैसेज देंगे, और मैसेज देने के साथ में सीधे नहीं कहेंगे कि मैम क्लास नहीं मिली हैं, वो कहेंगे मैम आप ठीक तो हैं? हमने कहा हाँ बच्चे, हुआ क्या है? बोले नहीं, वो एक्चुअली 2 दिन से क्लास नहीं आ रही थी। हम क्या बताइए, सीधे सीधे बात नहीं कर सकते हैं। तो आपकी जो बातें होती है उनसे तो मुझे अच्छा लगता ही है कि आप मेरे प्रति आपकी जो संवेदनाएं हैं, आपका जो प्यार है, आपका जो स्नेह है, और ये स्नेह है जो मुझे इतना आगे तक लेके आया है। मैंने 1 साल तक आपको पढ़ाया और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैंने मतलब आप पे कोई एहसान किया है या आपने मेरी क्लास लेके कोई एहसान किया है, नहीं। बशर्ते मुझे अच्छा लगता है कि जब आप कोई कमेंट करते हैं, आपकी कोई समस्या आती है, आप कहते हैं कि नहीं ये होगा, मुझे और भी अच्छा लगता है। जब टेस्ट पेपर में कोई बच्चे मेरे क्वेश्चन में कमेंट करता है और सीधे कहता है नहीं ये क्वेश्चन आपका गलत है, तो मुझे अच्छा लगता है। चाहे उसमें विकल्प ही गलत हो, लेकिन बच्चे की कमेंट अच्छी लगती है, क्वेश्चन गलत है, अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंस भी होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ आप रखिए। चलिए, तो देखिए बात करेंगे आज की क्लास में। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप नए जुड़े हैं तो क्लास में डीएस एकेडमी का नया बैच शुरू है। काफ़ी क्लासेज आगे आ गई हैं, बहुत सरल रूप से उसमें भी पढ़ाया जा रहा है। जितना इसमें पढ़ाया गया है उससे भी चीज़ों को बहुत ट्रिकली और बहुत सरल किया गया है। जो भी बच्चे एडमिशन लेने चाहते हैं, इस बार कक्षाओं में जो इतिहास ग्रंथ पूर्व की कक्षाओं में थे पहले बैच में वो कम थे, इस बार इतिहास ग्रंथों का संकलन और ज़्यादा हो गया है। इस बार हमें लग रहा है कि एक्सपर्ट की दृष्टि जहाँ पहुँच सकती है उससे पहले हम भी अपनी दृष्टि वहाँ ले जाएँ, तो इसलिए वहाँ से भी तथ्य आपको दिए जा रहे हैं। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, या आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल करके ले सकते हैं। क्लास के अंतिम में हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। इस क्लास में बहुत कुछ नया होने वाला है, आप बस जुड़े रहिएगा। चलिए आज की क्लास में बात करते हैं। ये थी थोड़ी सी हंसी की बात, क्योंकि आप लोग बिल्कुल एकदम से सीरियसली रह के पढ़ते हैं। चलिए, पहले नंबर पे आज बात करेंगे हम अपभ्रंश की, मतलब जो तीसरी अवस्था है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की, तीसरी अवस्था की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि पाली पढ़ ली, प्राकृत पढ़ ली, और अब हम पढ़ेंगे अपभ्रंश को। अपभ्रंश, अपभ्रंश की बात करें तो इसकी जो अवस्था है, ये इसकी जो समय सीमा है वो है 500 से 1000 ईस्वी, ठीक है। इससे पहले कि उसमें मैंने समय नहीं दिया था, आप खुद से बताइएगा। अपभ्रंश, अपभ्रंश की बात करें तो ये बना है अपधन भ्रंश, यानी कि अप उपसर्ग है और भ्रष्ट,
यानी कि भ्रंश यानी कि बिगड़ा हुआ, बिगड़ा। यहां पे बात करें तो किसी का बिगड़ा हुआ रूप, किसी का बिगड़ा हुआ रूप, किसका, यहाँ भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है, किसी का चेहरे पे आप ना जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग चेहरे पे जाते हैं, और आपको यहाँ पे चेहरे पे नहीं जाना है, आपको यहाँ पे शब्दों पे जाना है, शब्दों की गरिमा पे जाना है, शब्दों की जो अभिव्यक्ति है उस पे जाना है। किसी का बिगड़ा हुआ रूप होता है अप और भ्रंश, यानी कि इसका यहाँ पे है किसी भाषा का, यहाँ पे आप भाषा कर लीजिए, किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। बात करें अपभ्रंश के नाम, इसको, इसके जो नाम है वो हैं अवहंस, अवहत्थ, देशी भाषा, ग्रामीण भाषा, ग्रामीण भाषा के बाद में अभिरोक्ति, ये इसके जो है अन्य नाम मिलते हैं, किसके, तो आपके अपभ्रंश के या अपभ्रष्ट, अपभ्रष्ट भी आप इसको कह सकते हैं, अपभ्रष्ट, ठीक है। कहते हैं ना कि बड़ा बिगड़ा हुआ है, एकदम भ्रष्ट है, धूर्त है, ठीक है। तो हालांकि ये भ्रष्ट, धूर्त, ये राजनीतिक शब्द हो गए हैं, यहाँ पे फिर भी देख लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अपभ्रंश मध्यकालीन और आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। अपभ्रंश मध्यकालीन और आर्य भाषाओं, जो आगे हम पढ़ेंगे, 1000 ईस्वी से अब तक की भाषाओं के बीच की कड़ी है, यानी कि संयोजक कड़ी भी इसको बोला जाता है। प्रश्न बन सकता है यहां से, भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग 6ठी शताब्दी में होने लगा था। में नहीं कीजिए, यहाँ पे से कर लीजिए, से होने लगा था। आगे बात करें तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे देखने को मिलता है, तो लक्षाक्ष श्लोक है, लक्ष्य श्लोक का, लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह, उसमें इसका प्रयोग भी मिलता है। वैसे इसका वाक्यपदीयम भी है। क्या कर रहे थे हम, इसका सर्वप्रथम प्रयोग, इसका सर्वप्रथम प्रयोग व्याडी ने अपने ग्रंथ, व्याडी ने अपने ग्रंथ, क्या ग्रंथ है, तो लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह, श्लोकात्मक संग्रह में किया था, जो अनुपलब्ध है। ये जो व्याडी का ग्रंथ है ये अब उपलब्ध नहीं है। दूसरे नंबर पे बात करें तो वाक्यपदीयम में, वाक्यपदीयम में भर्तृहरि ने संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है, शब्दों को अपभ्रंश कहा है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, यानी कि मुख्य रूप से जो किया गया है वो वाक्यपदीयम में किया है। इससे पहले व्याडी ने किया था लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह में। आगे बात करें तो अपभ्रंश का सर्वप्रथम, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के
महाभाष्य में अपशब्द के समानार्थक रूप में किया था। इन्हीं के बाद में इनके जो बाद में किया है वो किया है दंडी ने। दंडी ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा है। ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात करें तो एक है उदय नारायण तिवारी और आपके भोलानाथ तिवारी। इन्होंने कहा है कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है वो चंड ने प्राकृत लक्षण में किया है, ऐसा माना है। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यहाँ पे शब्द की ही बात आ रही है, चंड ने प्राकृत लक्षण में किया है ऐसा भोलानाथ तिवारी व डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का मानना है। ठीक है, ये कथन नहीं माना जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि किसने माना है, तो भोलानाथ तिवारी ने और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने। अपभ्रंश यानी कि बिगड़ा हुआ रूप जो है भाषा का। अपभ्रंश के नाम है अवहंस, अवहत, देशी भाषा, ग्रामीण भाषा, भारोक्ति और अपभ्रष्ट इसको कहा जाता है। बात करें तो मध्यकालीन और आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी जो है वो आपकी अपभ्रंश मानी गई है। आगे भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग जो है 6ठी शताब्दी से होने लगा था, यानी कि 500 से 1000 ईस्वी की बात है तो 6ठी शताब्दी आ जाती है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो व्याडी ने लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह में किया था, जो उपलब्ध नहीं है। यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ से भर्तृहरि ने वाक्यपदियम में संस्कृतच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के रूप में अपभ्रंश का प्रयोग किया है। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग जो है वो पतंजलि ने महाभाष्य में अपशब्द के रूप में किया है। किस शब्द में किया है? अपशब्द। यहाँ से प्रश्न बनेगा, संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के रूप में अपभ्रंश का प्रयोग किसने किया है? तो भर्तृहरि ने किया है। दंडी ने नाट्यशास्त्र में विभ्रष्ट के रूप में किया है अपभ्रंश का। और अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चंड ने प्राकृत लक्षण में किया है, ऐसा भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने माना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितना परीक्षा उपयोगी तथ्य आपको मिल रहे हैं बहुत ही परीक्षा उपयोगी हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि ये परीक्षा उपयोगी नहीं है। चलिए, एक एक लाइन से प्रश्न है, बताते चलते हैं। चलिए आगे बात कर रहे हैं आपके शुक्ल जी ने भी इसका प्रयोग किया है, आप देखेंगे तो शुक्ल जी ने कहा है जैसे कि वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में पहल अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मिलता है। और जो धारसेन जो द्वितीय हैं उन्होंने अपने पिता गुहासेन को आप जान रहे हैं कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का कवि माना है। ठीक है, तो ये कथन आपने जब हम आदिकाल पढ़ रहे थे उस समय अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे गुहासेन ने भी अपभ्रंश का प्रयोग किया था। वही इसको थोड़ा सा नोट कर रहिएगा, वैसे ही आपको याद है। किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन में
किशोरीदास वाजपेयी का ग्रंथ है हिंदी शब्दानुशासन में। तो वाजपेयी ने किस रूप में किया है? तो ण के रूप में किया है, के रूप में, क्योंकि यहाँ पे ने नहीं है तो उसकी जगह इन्होंने णे का प्रयोग किया है, और ण का जो प्रयोग है वो अपभ्रंश में होता है, के रूप में अपभ्रंश का प्रयोग किया है। ठीक है। स्वयंभू ने अपभ्रंश को अपनी रचना में अवहत्त कहा है। स्वयंभू ने अपभ्रंश को अपनी रचना में अवहत्त कहा है। इसी के साथ में बात करें तो हरदेव बहारी ने, देखिए जैसे कि आपने देखा था हिंदी साहित्य के इतिहास जब हम पढ़ रहे थे, तो भक्ति काल को जॉर्ज गिरियर्सन ने हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। अपने एक काल पीरियड का कुछ ना कुछ जो एक विशेषता होती है वो स्वर्ण युग होती है। तो यहाँ पे बात करें, वैसे इस तथ्य को भी आप पढ़ चुके हैं, तो हरदेव बहारी ने जब अपभ्रंश पढ़ा था तो हरदेव बहारी ने बात करें तो 7वीं से 12वीं शती तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। ठीक है। और बात करें तो सुनीति कुमार चटर्जी व धीरेन्द्र वर्मा ने, सुनीति कुमार चटर्जी व धीरेन्द्र वर्मा ने इसका समय जो माना है वो माना है आपका 6 से 11वीं शती। किसने माना है? 6 से 11वीं शती माना है। ये आपके धीरेन्द्र वर्मा और सुनीति कुमार चटर्जी ने माना है। बात करें अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के भेद में यदि हम बात करेंगे तो एक आते हैं नामी साधु। नामी साधु ने जो भेद किए हैं उन्होंने किए हैं 3। पहला है उपनागर, दूसरा है आभीर, आभीर द्वारा बोली जाने वाली भाषा आभीर, और तीसरा है ग्राम्य, यानी कि जो गांव में बोली जाती थी। उपनागर यानी कि उपनगरों में। उपनागर आगे बात करें, एक जो बहुत ही चर्चित हैं जिन्होंने भाषा विज्ञान में बहुत अच्छा काम किया है, आपके मार्कंडेय। मार्कंडेय की बात करें तो इन्होंने भी इनका ग्रंथ है प्राकृत सर्वस्व। इस ग्रंथ में इन्होंने जो 3 भेद किए हैं। पहला है आपका नागर। नागर का मतलब होता है गुजरात में बोली जाने वाली, गुजरात में बोले जाने वाली बोली या भाषा। दूसरे नंबर पे है उपनागर। उपनागर का मतलब है राजस्थान में बोली जाती है। और तीसरा है ब्राचड़। ब्राचड़ की बात अगर आप देखेंगे तो ये पंजाब क्षेत्र में बोली जाती है। याकोबी, तीसरे नंबर पे बात करेंगे याकोबी की। याकोबी की यदि हम बात करते हैं तो संत कुमार चरयू इनकी रचना है। इसमें इन्होंने 4 भाग किए हैं। पहला किया है पूर्वी, सीधे सीधे किया इन्होंने, दिशा वाइज डायरेक्शन, पूर्वी। दूसरा हो गया आपका पश्चिमी, तीसरा हो गया आपका दक्षिणी, और 4th हो गया आपका उत्तरी। 4th नंबर पे जो भाषाविद हैं डॉक्टर नामवर सिंह, अपभ्रंश पे काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया है। डॉक्टर नामवर सिंह, इनका शोध ही था पूर्वी और पश्चिमी, इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला पूर्वी और दूसरा है पश्चिमी। ठीक है, ये इन्होंने भेद किए हैं। आप देखिए यहाँ पे यदि बात करें
तो शुक्ल जी का मानना था कि वल्लभी के राजा धारचंद द्वितीय के शिलालेख में उन्होंने अपने पिता जो है गुहासेन, उनके विषय में कहा था कि वो प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश के कवि, तीनों के कवि माने गए हैं। तो यानी कि माना गया है कि अपभ्रंश का प्रयोग किसने किया है? गुहासेन ने भी किया है। किशोरीदास वाजपेयी ने ऋणा के रूप में अपभ्रंश का प्रयोग किया है। स्वयं ने अपभ्रंश को अपनी रचना अवहत्त कहा है पहुंचरियों में। हरदेव बहारी ने 7वीं से 12वीं शती का जो समय है उसको अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। प्रश्न बनेगा नवीन रूप में, स्टार लगा लीजिए चाहे जितने। सुनीति कुमार चटर्जी व धीरेन्द्र वर्मा ने जो अपभ्रंश का समय है वो 6ठी से 11वीं शती माना है। अपभ्रंश के भेदों की बात करें तो नामी साधु एक हैं, उन्होंने उपनागर, आभीर और ग्राम्य कहा है। 3 भेद किए हैं। मार्कंडेय ने भी 3 भेद किए हैं, नागर, उपनागर और ब्राचड़। नागर में यहाँ पे बात होगी तो गुजरात में बोली जाने वाली, उपनागर राजस्थान में बोली जाने वाली और ब्राचड़ पंजाब में। याकोबी ने 4 भाग किए हैं दिशाओं के अनुसार, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। नामवर सिंह जी की बात करेंगे तो उन्होंने पूरब और पश्चिम डिवाइड कर दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में देखते हैं, ये अपभ्रंश की बात हो गई। अवहट्ट को भी यहीं पे देखेंगे और फिर आपके जो पुरानी हिंदी है उसको भी हम यहीं पे देखेंगे, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले अपभ्रंश की 1-2 विशेषता देखेंगे। चलिए, इसमें अपभ्रंश, पुरानी हिंदी और अवहट्ट को एक साथ देखेंगे। विशेषताओं में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको आदत हो गई है ना कि मैम हर चीज़ बोर्ड पे लिखें। अगर आप कहेंगे तो बोर्ड पे बिना लिखे भी हम काम चला देंगे। अपभ्रंश की विशेषताओं की बात करें तो यहीं पे देख लीजिए, यह वियोगात्मक है। यह वियोगात्मक भाषा है और हिंदी जो है वो भी वियोगात्मक है। उकार बहुला है और इसमें आप देखेंगे तो ड़ा की ध्वनि का प्रयोग होता है और देखेंगे तो इसमें वचन भी 2 ही हैं और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इसमें जो है लिंग भी 2 ही हैं, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से आप इनको पढ़ चुके हैं। आगे बात करें अवहट्ट की। इसी में अपभ्रंश की बात कर रहे थे, अपभ्रंश से के बाद बात करते हैं अवहट्ट। अवहट्ट की यदि हम बात करें तो 900 से, इसका जो समय आप निर्धारित करेंगे 900 से 1000 कीजिए, 1000 ईस्वी। ठीक है, और इसके विषय में माना जाता है कि अवहट्ट एक जो आपके सुनीति कुमार चटर्जी हैं वो कहते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी ने एक कथन दिया है, क्योंकि वहां से आप स्पष्ट हो जाएंगे। अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है, ऐसा कहा है आपके सुनीति कुमार चटर्जी ने। भोलानाथ तिवारी ने जो है वो भोलानाथ तिवारी ने दोनों को एक ही माना है। इसके बाद में बात करें तो अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर ग्रंथ है, आप सभी जानते हैं। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर में मिलता है। यानी कि अवहट्ट का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो किसने किया है? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में। आप सभी जानते हैं, आपने सबने आदिकाल में इसको पढ़ा है। दूसरा जो प्रयोग मिलता है वो है संदेश राशक में। संदेश राशक आप सभी को पता है, अब्दुल रहमान की रचना है। इसके बाद में बात करें तो प्राकृत पेंगलम में
प्राकृत पेंगुलम के टीकाकार कौन है? तो वंशीधर ने इसकी भाषा यानी कि प्राकृत पेंगुलम की भाषा को अवहट्ट माना है। ठीक है, आगे बात करें तो विद्यापति की बात करें तो कीर्तिलता, विद्यापति की कीर्तिलता में की भाषा को अवहट्ट कहा गया है। खुद इन्होंने कहानी कहा है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं देसिल बैना सब जन मिठा तब तैसन जपऊ हवट्टा, ये पंक्ति जो इसमें मिलती है वो इसका मूल आधार है। ठीक है, अगर बात कर ले थोड़ी सी, आपको लग रहा होगा कि समझ में कम आया है, तो यहाँ पे सुनीति कुमार चटर्जी ने अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना है, अवहट्ट भाषा को। ठीक है, यहाँ से भोलानाथ तिवारी ने अपहट्ट और अपभ्रंश को दोनों को एक ही माना है। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर के ग्रंथ ज्योतिरीश्वर ठाकुर के ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में मिलता है, संदेश राशक में मिलता है जो अब्दुल रहमान की रचना है, और प्राकृत पेंगुलम में वंशीधर ने स्वयं इसकी जो भाषा है उसको अवहट्ट कहा है। विद्यापति की जो कीर्तिलता है उसमें भी अवहट्ट की है, जिसमें उदाहरण के रूप में आप देखेंगे देसिल वरना सब जन्मिठा तब तैसन जपाओ अवहट्टा, यानी कि अवहट्ट भाषा से वो रचित मानी गई है। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में देखते हैं थोड़ा सा पुरानी हिंदी के विषय में, फिर इनके जो अंत्य संबंध हैं तीनों के, उन पे थोड़ी सी विशेष चर्चा करेंगे जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से थोड़ा सा महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो काव्यगत विशेषताएं हैं या साहित्यिक विशेषताएं हैं या व्याकरणिक विशेषताएं हैं वो सबकी समान है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए बात कर रहे हैं आपकी पुरानी हिंदी। इसकी जो उद्भावना है या इसको जो मानने वाले हैं वो हैं ही आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। परवर्ती अपभ्रंश को ही, यानी कि अपभ्रंश के जो थोड़े से आगे की जो हिंदी है उसको पुरानी हिंदी कहते हैं, को ही पुरानी हिंदी कहते हैं। गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया है, ये सब आप जानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया है। इसी के साथ में बात करें तो पाउंचर्यू में भी उदीयमान हिंदी के, यानी कि पुरानी उदीयमान हिंदी के छिटपुट उदाहरण मिलते हैं। विद्यापति ज्योतिरीश्वर ठाकुर के यहाँ भी पुरानी हिंदी के कुछ शब्द मिलते हैं। विद्यापति, क्योंकि वहां अब अवहट्ट मिल रही है तो वहीं से पुरानी हिंदी भी मिलेगी। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचनाओं में भी पुरानी हिंदी के कुछ शब्द
मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तीनों में समानताएं हैं। ठीक है, क्योंकि समानताएं अनेक रूपों में हैं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, भाषा की व्याकरणिक दृष्टि से देखें, ध्वन्यात्मक दृष्टि से देखें, वाक्य या जिस भी दृष्टि से देखेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे समानताएं हैं अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी में। ठीक है, तो परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा गया है और जो पुरानी हिंदी का नामकरण किया है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया है। पौमचर्यों में भी उदीयमान हिंदी के छिटपुट उदाहरण मिलते हैं, यानी कि पुरानी हिंदी के। विद्यापति और ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचनाओं में भी पुरानी हिंदी के कुछ अंश मिलते हैं, क्योंकि अवहट्ट से ही पुरानी हिंदी निकली है, अपभ्रंश से अवहट्ट निकली और अवहट्ट से पुरानी हिंदी निकली है। तो इनमें समानताएं हैं, इनका जो अंतः संबंध है, तीनों में जो अंतर है या तीनों का जो अंतः संबंध है वो हम देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अंतः संबंध देख लेते हैं थोड़ा सा, बस आपको समझने की जरूरत है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद की क्लास में आधुनिक जो आर्य भाषाएं थी हम उन पे चर्चा करेंगे। बात आप लिखिए, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी बात करें पहले नंबर पे समय की। समय की अगर आप बात करेंगे तो 7वीं से 9वीं शती, 9वीं से 11वीं शती और 12वीं से यहाँ पे 14वीं शती माना जाता है, आप इतना ध्यान रखिएगा। बात करें यहाँ पे व्याकरणिक दृष्टि से, जो स्वर व्यंजन की दृष्टि से है, तो अपभ्रंश में 10 स्वर हैं, अवहट्ट में भी 10 स्वर माने गए हैं और आपके पुरानी हिंदी में भी 10 स्वर हैं। इसी के साथ में बात करें व्यंजन की, व्यंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे 30 व्यंजन माने गए हैं, ये व्याकरणिक दृष्टि है। तीनों में 30-30 व्यंजन माने गए हैं। आगे बात करेंगे हम, ये निचोड़ है आपके लिए, अब प्रवरना पूरी लाइन लिखेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। आगे देखेंगे तो अपभ्रंश में ए और औ जो संयुक्त अक्षर है का अभाव था। यहां पे भी अवहट्ट में ए और औ मिलते हैं और पुरानी हिंदी में ए और औ का अत्यधिक प्रयोग, ये इंडेक्स है आपको। ठीक है, आगे बात करें तो अपभ्रंश में जो री है इसका जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है आ, ई, उ और ए में परिवर्तन हुआ। जैसा कि आप देखेंगे ऋण, तो इसके लिए ऋण है, ऋचा यानी कि ऋचा, ये लिखा जाने लगा। ठीक है, आगे आप देखेंगे यही रूप आगे भी चलता है। इसमें भी यही रूप और इसमें भी यही रूप जो इसमें चल रहा है, यानी कि आप देखेंगे अब भी ऋचा का ऋचा होने लगा है। ठीक है, आगे बात करेंगे, यह है ट वर्ग बहुला है, यहां ट वर्ग की व्यापकता है। इसी के साथ में बात करेंगे तो ट वर्ग की व्यापकता भी है यहां पे भी। आगे बात करेंगे तो यहां पर ण
मिलता है ना नहीं। यहाँ पर भी ण मिलता है ना नहीं, और यहाँ पर ना मिलता है ण नहीं। वैसे तो पूर्ण रूप से दोनों मिलने लगे हैं यहाँ पे पुरानी हिंदी में, अधिकता जो है वो न की हो गई है। और यहाँ पे देखेंगे तद्भव शब्द देशज, विदेशज, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग यानी कि दो लिंग यहाँ पे मिलने लगे हैं, और नपुंसक लिंग समाप्त हो गया है। इसमें सभी में यही प्रधानता आगे दोनों में रहेगी। ठीक है। संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर द्वित्वीकरण, जैसे कि चक्र है आपका तो चक, ठीक है, यहां पर भी यही है और यहां पर भी यही देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें थोड़ी सी बात करें तो आपके जो है वो क्षतिपूरक, यहां पर द्वित्वीकरण का लोप होकर क्षतिपूरक दीर्घीकरण का आरंभ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर चक्र था तो उसका चक्र हो गया, कम का काम हो गया, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो आपके पुरानी हिंदी अपभ्रंश और अवहट्ट है, इसका मिला जुला जो अंत संबंध है वो ये है। अपभ्रंश की बात करें तो समय 7वीं से 9वीं है, अवहट्ट की बात करें तो 9वीं से 11वीं, और पुरानी हिंदी 12वीं से 14वीं। स्वर की बात करें तो तीनों में 10 स्वर हैं, तीनों में 10-30 व्यंजन हैं। और यदि बात करें हम आपके तो ए औ का अभाव अपभ्रंश में था, ए और औ जो संयुक्त स्वर हैं वो आपके अवहट्ट में मिलने लगे थे, और अत्यधिक प्रयोग जो है वो पुरानी हिंदी में होने लगा था। री का अर्थ परिवर्तन जो है यहाँ पे आ ई उ ए में होने लगा है, यही रूप अवहट्ट और पुरानी हिंदी में भी है। ट वर्ग बहुला है अपभ्रंश, और बात करें तो ट वर्ग की व्यापकता जो है वो अवहट्ट और पुरानी हिंदी में भी मिलने लगी है। अपभ्रंश की बात करें तो वहाँ पे ण मिलता है ना नहीं मिलता है, अवहट्ट में भी ण मिलता है ना नहीं मिलता है, लेकिन पुरानी हिंदी में ये दोनों पूर्ण रूप से मिलने लगे हैं, जहाँ पे कि न की अधिकता ज़्यादा हो गई है। देशज, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, विदेशज शब्द, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सब तीनों में समान चलेंगे। बात क्या है कि अपभ्रंश में जो संयुक्त व्यंजन है उनके स्थान पर द्वित्वीकरण हो गया है। जैसा कि आप देखेंगे चक्र का चक द्वित हो गया है, और अवहट्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे द्वित्वीकरण का लोप होकर यहाँ पे क्षतिपूरक का यहाँ पे आरंभ हो गया है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कम का काम, इसको क्षतिपूरक इन्होंने कहा है, और यही आपका पुरानी हिंदी में मिलता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अभी की जो क्लास है वो हम अपनी यहीं तक रखते हैं, आगे देखेंगे अगली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या जो है आपकी आर्य भाषा हैं। अभी हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन आर्य भाषाएं, और अब हम पढ़ेंगे आधुनिक जो आपकी भारतीय आर्य भाषा, उसको देखेंगे। उसके बाद में उसमें बहुत ज़्यादा हमें तथ्यों को पढ़ना है, जो फैक्ट है, किसने किस नामकरण से क्या जाना है। बैच के लिए आप कॉल करेंगे 9568802469।
3 पे, ठीक है। टीजीटी, पीजीटी ऑल स्टेट, और आपका नेट जेआरएफ, और यहीं पे बात करें तो यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर भी यहाँ पे बैच शुरू हो गया है। टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 750 रुपये में 50 टेस्ट पेपर हैं, जो परीक्षकों की दृष्टि से एकदम जो नए पैटर्न पर पेपर बन रहे हैं उनको आधार बना के ये टेस्ट पेपर तैयार किए गए हैं। बैच की अनेक विशेषताएं हैं, अब हमें आपसे कुछ नहीं बताना है। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपने इतना हमसे पढ़ा है, पूरा एक पाठ्यक्रम हमने आपको एक वर्ष में एक कहा था कि 6 से 7 माह में हम आपको कंप्लीट करा देंगे, लेकिन विस्तार इतना हो गया और कुछ अस्वस्थ भी मैं रही बीच बीच में, तो कई बार क्लासेज भी नहीं मिली, लेकिन अब आपकी जो पाठ्यक्रम है वो पूर्ण होने की तरफ है। तो इसीलिए जो भी बच्चे नए बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक साथ या कहें कि शून्य से अपने आप को शिखर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो बच्चे समय से एडमिशन ले लीजिए। बहुत न्यूनतम शुल्क के साथ में हम आपको जो कक्षाएं हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं, एकदम सरल और बेसिक रूप में इस बार की कक्षाएं जो है वो चल रही हैं। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ में।